गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये हमारे क्लास 10th का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी देश में नेशनलिज्म को जगाया गया, कौन से वो लोग थे जिन्होंने वहाँ के लोगों को जगाने का काम किया। आप सबको पता है कि वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जो किसी दूसरे कंट्री की गुलाम थी, यानी कि किसी दूसरे कंट्री की कॉलोनी हुआ करती थी। वहाँ कोई और राज्य करता था, क्योंकि पहले तरीका नहीं था। जो भी कंट्री अपने आप को ताकतवर समझती थी वो किसी दूसरे पड़ोसी पे हमला कर देती थी, उसको अपने अंदर में कवर कर लेती थी। जो लोग वहाँ रहते थे वो भी धीरे धीरे अस्वस्थ हो जाते थे कि चलो हमारा तो राजा बदल गया, हमको उनके साथ रहना है, तो वो उनके साथ हो लेते थे। उनके अंदर कभी ये बात नहीं आती थी कि चलो हमें अपने देश में वापस जाना है या अपने देश को दोबारा से पाना है या जीतना है, नहीं। तो अब ये चीज़ें चल रही थी, ये चीज़ें बहुत आगे जा रही थी। लेकिन अब कुछ लोगों ने, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने, कुछ आर्टिस्टों ने, कोई रोमांटिक्स लोगों ने, अलग अलग सेक्शन के लोगों ने तय किया कि नहीं, हमें अपने कंट्रीज़ की तरफ वापस लौटना है। हमारी कंट्री जो डिवाइड हो गई, हमारी कंट्री जो कहीं न किसी कई अलग अलग राजाओं के कब्ज़े में चली गई है, उसको वापस हमको पाना है। और इसी के लिए पूरे लोगों के बीच में एक नेशनलिज्म की भावना, एक राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए अलग अलग लोगों ने अपने अपने स्तर पर बहुत काम किया। इस चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे आर्टिस्टों ने, कैसे सिंगर्स ने, कैसे जो है ऐसे लोग जो कि बहुत बड़े लीडर हुए, जिन्होंने बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी बनाई। हम गिरिबाल्डी साहब का नाम पढ़ेंगे, हम ये मिजानी साहब का नाम पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हुए, राइटर हुए, एजुकेटेड लोग हुए, जिन्होंने सभी लोगों के अंदर देश प्रेम को जगाया, नेशनलिज्म को जगाया। और धीरे धीरे वो लोग अपने कंट्रीज़ के लिए फ़ाइट करना शुरू किए और उस फाइट के बाद उन्होंने अपने कंट्री को वापस पा लिया। तो अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ये चैप्टर जो है, इसकी शुरुआत में एक पिक्चर हमारे सामने है और ये पिक्चर जो है फ्रेडरिक सोरियो साहब बनाते हैं, जो कि एक आर्टिस्ट हैं। उन्होंने 1848 में इस पिक्चर को बनाया और इसमें दिखाया कि कैसे हम लोग हैं जो गुलाम हैं, और आने वाले समय में अगर हम फाइट करेंगे तो एक नई सुबह होगी, एक हमारा अपना देश होगा, हम आज़ाद होंगे, हमारे ऊपर किसी का कोई कब्जा नहीं होगा। उस समय हर एक कंट्री दूसरे कंट्री की गुलाम होती थी। बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी कंट्रीज़ थी जो किसी दूसरे के अंडर में कॉलोनी थी। अकेले इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड 56 कंट्री पे, लगभग 56 देशों पे अपना कब्जा करके रखा हुआ था, जिसमें भारत भी उसका एक गुलाम था, कॉलोनी था। जिस देश पे कब्जा हो जाता है वो कॉलोनी कही जाती है। जैसे हम भारत वाले ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे। तो अब क्या है कि इन लोगों ने जो है शुरुआत की। शुरुआत करने से कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि शुरुआत करने के बाद लोगों को जगाना, शुरुआत करने के बाद एक एक लोगों के अंदर बातों को भरना कोई छोटा काम नहीं था। तो इन्होंने कई सारे मेल, फीमेल्स, वर्कर, हर सेक्शन के लोगों को जोड़ना शुरू किया, उनको बताना शुरू किया कि उनका पास्ट क्या है। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग थे जो लिबर्टी को समझते नहीं थे। उनको समझ में नहीं आता था कि कंट्री, अपना कंट्री क्या होता है, पराया कंट्री क्या होता है, या उनको लगता था कि ये जो कंट्री है जिसमें वो रह रहे हैं वही उनका रियल कंट्री है। तो उनको उनके पास्ट के बारे में बताया गया कि हमारा पास्ट क्या है और हम कहाँ से आए हैं, हमको किसने कैसे कब्जे में ले लिया है। तो फिर धीरे धीरे करके लोगों के अंदर एक भावना जन्मी कि नहीं, हमें जो है वापस अपने देश की तरफ जाना चाहिए। और तब हमारे उन लोगों ने बहुत सारे रिवॉल्ट्स किए, और रिवॉल्ट्स के देन है कि भारत, फ्रांस, उन रिवॉल्ट्स के चलते इटली, उनके ही चलते जर्मनी, ऐसे बहुत सारे देश धीरे धीरे अपना एक आइडेंटिटी पा सके। अब जो है हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को, और इस चैप्टर में जो हमारा पहला टॉपिक है वो फ्रांस है। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है फ्रांस, द फ्रेंच रेवोल्यूशंस एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ये कहानी है फ्रांस की। फ्रांस जो है, वहाँ भी किंग था, वहाँ भी कई सारे राजा हुए जिन्होंने कंट्री को अपने तरीके से चलाने का काम किया। वहाँ के जो सिटीजन्स थे उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी, उनसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता था। सिटीजन वो जो टैक्स पे करते थे उनको एक्टिव में, और जो नहीं करते थे उनको पैसिव में रखा जाता था। आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि वहाँ पे जो है 3 सोसाइटी में जो है पूरे कंट्री को बांट दिया गया था, जिसमें फर्स्ट और सेकंड ही सब कुछ करते थे, थर्ड जिसमें मिडिल क्लास और वर्कर आते थे उनसे कभी पूछा भी नहीं जाता था। 9th क्लास को यहाँ पे ध्यान रखिए। 9th को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे क्या है कि जो किंग है उसके जो पावर्स थे कुछ इतने ज़्यादा थे कि वो जो चाहता था वो डिसीजन लेता था, और उसके डिसीजन के चलते वहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत सारा कंपनसेशन देना पड़ता था। बाद में वहाँ के लोगों ने तय किया कि नहीं, हम जो है किंग की बातों को नहीं मानेंगे, हम किंग को ही नहीं मानेंगे,
और उन्होंने फिर नेशनल असेंबली बनाई। ये सब बातें हम 9th में पढ़े हैं और उसी 9th के चीज़ों को यहाँ बढ़ाया गया है। बाद में आपने पढ़ा कि बहुत सारे क्लब बनने लगे, जिसमें जैकोबिन क्लब सबसे फेमस क्लब हुआ था, जिसने जो है बहुत सारे कैंपेन चलाए थे, जिसमें जो है फ्रांस की जो आर्मी थी वो जो है बहुत हद तक बहुत हद तक सपोर्ट उसको मिला था। बाद में ये लोग फिर इटली भी चले गए थे, इन लोगों ने स्विट्ज़रलैंड वगैरह जाने का भी काम किया था। तो इस तरह से न जाने कितने 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 क्लब बने थे, लेकिन उस सब क्लबों में जैकोबिन का नाम बहुत आगे आता है। तो अब जो है हम देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्यों, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये सब बातें आपने पढ़ी थी। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे जो मेजर रीज़न था, जो मुख्य कारण था, वो ये था कि वहाँ के किंग के डिसीजंस किसी को पसंद नहीं थे। वहाँ जो किंग थे उनके डिसीजन किसी को पसंद नहीं थे। आप देखें जैसे कि बहुत सारा जो है, आपको पता है कि किंग को वहाँ मार दिया गया। ग्लूटीन, 9th क्लास का ग्लूटीन याद कीजिए। हाँ, ग्लूटीन पे जो है किंग को लटका दिया गया। बाद में जो है वहाँ पे 1792 में फिर वहाँ जो क्लब जैकोबिन क्लब का हेड है उसको बनाया गया, उसको भी 1 साल के अंदर ही लटका दिया। ये सब 9th की बातें हैं। अब यहाँ जो 9th ख़त्म होता है, यहाँ से ये चैप्टर शुरू होता है। कंट्री में जब कोई ऑप्शन नहीं होता है तो अचानक नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को खड़ा करता है। नेपोलियन बोनापार्ट लगभग 1796 में आ जाता है, लेकिन उसको किंग बनने तक, उसको अपने आप को वहाँ स्टेबल करने तक भर में 1800, 1801, 1802 तक का टाइम लग जाता है। तब तक वहाँ के लोग जो हैं उसको मान ले होते हैं, उन सब मान लिया होता है कि अब जो है ये बहुत अच्छा राजा है, ये हमारे देश को बहुत आगे लेके जाएगा। और तभी 1804 में नेपोलियन अपने देश को चलाने के लिए नेपोलियन कोड लॉन्च करता है, जिसमें वो जो है कुछ खास बातों को कहता है, जिसकी बात हम यहाँ करते हैं। कि पहला कहता है कि नेपोलियन कोड डीड अवे विद द प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ। उसने जो है लोगों को जो है प्रिविलेज देना शुरू कर दिया था बर्थ के हिसाब से। एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी। अच्छा, उसने जो है सबको इक्वल माना लॉ के सामने। राइट टू प्रॉपर्टी पहली बार नेपोलियन नहीं दिया। इससे पहले किसी भी राजा के यहाँ प्रजा को राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था। राजा जब चाहता था तब उसको वहाँ से हटा सकता था, लेकिन नेपोलियन वो पहला आदमी हुआ जिसने राइट टू प्रॉपर्टी दिया। ये जो कोड है, ये कोड इतना फेमस हुआ कि पूरे दुनिया में हलचल मच गई कि बहुत अच्छा है, बहुत तरीके का राजा नेपोलियन हुआ है, और इसका कोड की चर्चा हर जगह होने लगी। बाद में नेपोलियन ने धीरे धीरे यूरोप के अलग अलग कंट्रीज़ में भी अपना दबदबा शुरू किया। तो जहाँ भी वो जाता, उसकी आर्मी जाती, वहाँ उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता। उसको जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट इसलिए मिलता है कि उनको लगता था कि नेपोलियन है, जब अपने कंट्री को ये अच्छे से रन कर रहा है तो हमको भी बहुत ज़्यादा रन करेगा। लेकिन जब वहाँ की आर्मी स्विट्ज़रलैंड गई, इटली गई, जर्मनी, बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ में उसकी आर्मी गई, तो शुरुआत में वहाँ के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने जो है इतना सपोर्ट किया कि वहाँ आसानी से नेपोलियन की आर्मी जीतती चली गई। लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद नेपोलियन ने अपने रूल्स वहाँ भी लगाने शुरू कर दिए, और इसके बाद लोगों को लगा कि ये तो ठीक नहीं हुआ, ये तो हमें आज़ादी नहीं मिली, ये तो बस हमारा राजा बदल गया। क्योंकि जो लोग सपोर्ट में थे, जो कंट्री सपोर्ट कर रही थी, उसको लगता था कि ये आएंगे और ये जो है नेपोलियन अपने रूल्स लाएंगे, नेपोलियन हमको फ्रीडम दिलाएंगे, आज़ादी दिलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, नेपोलियन ने उनको आज़ादी नहीं दिलाई, बस उस राजा से आज़ादी दिलाई जिसके साथ ये रह रहे थे। अब बाद में वो सभी लोग इसके अंदर आ गए, तो लोगों ने भी महसूस किया कि आज़ादी नहीं है, बल्कि एक राजा का हटना और दूसरे राजा का आ जाना है। यानी हम फिर से उसी तंत्र में आ गए हैं, बस हमारा राजा बदल गया है। जिसके चलते फिर धीरे धीरे वहाँ के लोगों ने जो है नेपोलियन के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया, नेपोलियन के विरोध में काम करना शुरू कर दिया। तो देखते हैं कौन कौन सी और बातें थी जिसको नेपोलियन ने जो है बढ़ाया था, सिविल कोड ऑफ कंडक्ट में दिया था। तो आप देखें, उसने जो है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया था। उसने जो है शहरों में गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया था। उसने जो है स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर जो हैं उनके लिए जो है यूनिफॉर्म लॉ ला दिया था, जिससे जो है उनको जो है स्टैंडर्ड वेट करना होगा, स्टैंडर्ड मेजर देना होगा, और कॉमन करेंसी आ गई थी। इस कॉमन करेंसी ने बहुत हद तक बदलाव किया। पहले के टाइम में कॉमन करेंसी नहीं होने से करेंसी एक्सचेंज करने में बहुत टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाता था। लेकिन अब कॉमन करेंसी के आ जाने से बहुत सारे कंट्री के बीच में जो है
व्यापार बिजनेस जो है ईजिली हो रहा था। तो ये सब कुछ खास बातें थी नेपोलियन बोनापार्ट की। अब हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे कि आगे क्या होगा। थैंक यू।